बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। आजकल एक सवाल बड़ा मुझे तंग कर रहा है। वो सवाल ये है कि क्या इमरान खान को इक़्तिदार में लाना मकसूद था या नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना मकसूद था। अगर तो नवाज शरीफ को सिर्फ इक़्तिदार से निकालना था तो उसके लिए इमरान खान को लाने की क्या ज़रूरत थी, और भी लोग मौजूद थे, लेकिन इमरान खान को ही क्यों लाया गया। और अगर इमरान खान को लाना था तो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने की क्या ज़रूरत थी, उनको वैसे भी इलेक्शन हरवाया जा सकता था। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे इशारे इस बात के मिल रहे हैं कि मामला सिर्फ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने का था। इमरान खान को अगर इक़्तिदार में लाना था या इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाना था या उसके लिए कोई लंबी प्लानिंग की जा रही थी, तो फिर इमरान खान को इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत क्यों नहीं दिलाई गई। तो मेरा गुमान ये है, मेरा तज़िया ये है कि इमरान खान साहब को लाने वाले उस वक्त भी जानते थे कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में कम से कम 2/3 अक्सरियत दिलाई जाती। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने से पहले खान साहब को इक़्तिदार से निकालने का बाकायदा एहतमाम किया गया था, वरना इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ आते, इक़्तिदार में रहते, और जो लाते वो उन्हें निकालते भी ना। अगर कुछ लोग ये समझ रहे कि इमरान खान साहब इसलिए निकालेंगे कि वो नाकाम हो गए, उनसे हुकूमत नहीं चली, तो पहली बात ये कि उन्हें इसलिए लाया ही नहीं गया था कि वो हुकूमत चलाएं। और ये सबको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो किसने चलाई, और पीछे बैठ के वो कौन लोग थे जो कि हाइब्रिड रजीम के ज़रिए ये हुकूमत चला रहे थे। तो हुकूमत और गवर्नेंस की जो नाकामी है वो एक्चुअली इमरान खान की नाकामी नहीं है, वो उन लोगों की नाकामी है जो पीछे बैठकर हुकूमत चला रहे थे। और फिर उन्होंने वो सारा मलबा इमरान खान साहब पे डाला, और इमरान खान पे मलबा इसलिए डाला कि इमरान खान साहब तो एक डमी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। उनकी हुकूमत एक आर्जी हुकूमत थी जिसका काम सिर्फ आवाम को खुश रखना, उनको मोटिवेट करना, उनको लतीफ़े सुनाना, उनको ट्रक की बत्तियाँ दिखाना और उनको झूठे ख्वाब दिखाना। लेकिन इसमें जो खामी थी वो थी इमरान खान साहब का रवैया, जो कि पहले दिन से सबको मालूम था कि इमरान खान किस ज़हनियत के हामिल है। तो इसलिए इमरान खान साहब को जो है वो उतना ज़्यादा आज़ादी नहीं मिली काम करने की, वरना वो शायद पाकिस्तान को तबाह करके ही जाते। इमरान खान से जो नई तवक्को थी वो ये थी कि ये जो बैरून मुल्क या खारजी तल्लुकात है उनमें कोई ख़राबी पैदा करेंगे। इमरान खान साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। अब निकालने वालों को ये भी अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब को जब निकाला जाएगा तो इमरान खान बड़ा शोर मचाएगा, इमरान खान जो है वो बहुत ही गलत हरकतें करेगा, और वो अपनी चूँकि उनके अंदर एक ज़िद है, एक अना है, एक वो क्या कहते हैं, एक उनके अंदर पख्तूनों के हवाले से एक मशहूर है ना कि वो उनका दिमाग ज़रा अटक जाता है या सटक जाता है, तो उस किस्म की कैफियत है उनकी। तो वो फिर उनका दिमाग जो है किसी तरफ लग जाएगा तो उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा और वो कोई गलत काम करेंगे। तो खान साहब ने हर वो काम किया जिसकी उनके हवाले से पहले से प्रेडिक्शन की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था पनामा का, ये काफ़ी सालों बाद खुला है, तकरीबन 5-7 साल बाद इसके ऊपर बात शुरू हुई है। एक तवील केस था, जब पनामा केस आया था तो 436 अफराद के नाम आए थे उसके अंदर। तो आज केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि ये पनामा केस कुछ और ही मामला था, और 436 अफराद में से सिर्फ एक ख़ानदान को अलग करके केस चलाया गया। तो ये है वो पॉइंट जो मैं साबित करना चाहता हूँ कि असल मकसद था नवाज शरीफ को सियासत से निकालना। उसके लिए वो कोई सा भी केस होता, कोई सा भी पॉइंट होता, इमरान खान को लाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जितना नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना ज़रूरी था। तो इस केस की जब समाअत हुई तो आज केस के अंदर जो बातें, पहले मैं आपको वो बता दूं कि जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि हम कुछ कहना नहीं चाहते, मगर ऐसा क्या हो गया था कि 24 समाअतों के बाद एक ख़ानदान के सिवा दीगर तमाम अफराद के केसेस अलग कर दिए गए। ये सवाल पूछा उन्होंने कि नवाज शरीफ के केस अलग कर दिए और बाकियों के अलग कर दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल करता है, मगर हम कह नहीं सकते। जस्टिस तारिक मसूद ने जमात इस्लामी के वकील से सवाल किया, आपका मकसद सिर्फ एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस चलाना था? FBR, FIA, नैब और स्टेट बैंक मौजूद है, क्या रियासती इदारों को बंद करके सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही करा लेंगे? तो इस पर जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि तहकीकाती इदारों का हाल ही कि 3 साल पहले नोटिस हुआ और अभी तक जवाब नहीं आया, तो इस केस की 1 माह तक समाअत मुलतवी कर दी गई।
अब ये केस में सीधी सीधी बात है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा है इस केस को सुनने के लिए, उसने असल में पनामा केस की सारी जो कच्चा चिट्ठा ना वो खोल के रख दिया और एक पेट्रोल बम गिरा दिया, जिसमें नवाज शरीफ को का केस अलग करके चलाना, उन्हें तायात नाइल करार देना, इसको एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये मामला मशकूक है और इसमें एक ख़ानदान को टारगेट किया गया, इसमें कसूर जमात इस्लामी का है या किसी और का है, वो एक अलग चैप्टर है। जमात इस्लामी इस केस में मुद्दई बनी, वही केस लेके अदालत में गई थी। बाद में फिर इमरान खान साहब को इसमें फ्रीक बनाया गया। उस वक्त के जो जज थे जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने कहा इमरान खान से कि क्या सड़कों पे रुलते फिर रहे हो, अदालत में दरख्वास्त लगाओ। वो लेकर पहुंच गए, शेर रशीदी पहुंच गए, ये सारे उस मामले में फ्रीक थे। तो ये बाद में चूँकि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए जो पार्टियां मैदान में मौजूद थी, कुर्रा फाल उनके नसीब में निकल आया। तो इस केस में जमात इस्लामी का रोल अपनी जगह पे, लेकिन बाकी जमातों का भी रोल अपनी जगह पे। लेकिन असल ये केस था एस्टेब्लिशमेंट का, और एस्टेब्लिशमेंट ही चाहती थी कि नवाज शरीफ को किसी तरीके से इक़्तिदार से निकाला जाए। उसकी वजूहात बहुत सी है, बता चुके हैं आपको। आज एस्टेब्लिशमेंट उन तमाम वजूहात को नहीं मानती। एक वक्त था जब नवाज शरीफ को धमकियाँ दी जा रही थी और एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी थी। और ये मामला था जब चीन के साथ पाकिस्तान सी पैक के मामला फाइनल कर रहा था, तो उस वक़्त फ़ौज और हुकूमत एक ही पेज पे थी। एस्टेब्लिशमेंट बल इस बात पे खुश थी कि सी पैक की पूरी सिक्योरिटी, अरबों डॉलर ये सारे उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि उसी एस्टेब्लिशमेंट ने जो कह रही थी कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो पीछे हट गई। नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर गए तो कहानी खुलकर सामने आ गई कि उनके खिलाफ क्या मामला चल रहे हैं। तो मामला ये था कि उनको इक़्तिदार से निकालना था, जिसके लिए इमरान खान को पैटर्नाइज किया गया। अब इमरान खान, आज लोग बहुत सी बात कर रहे हैं, आज उनका झगड़ा जनरल आसिफ मुनीर से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, किसी और से है, ये सारी सानवी बातें हैं। ये हमेशा ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी अगर आपके साथ होती है तो फिर आपको सातवें आसमान की सैर करा देती है, और अगर साथ नहीं होती तो फिर पाताल में भी आपको जगह नहीं मिलती। आप फिर पाताल की गहराइयों में गिर जाते हैं, तो आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आप आज देखें तो खिलाड़ी बदले हैं, मंजर तो वही है। इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद अब ये दूसरी जमातों को मशवरे दे रहे हैं कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपना प्लान बदल सकती है। तो उनके ज़हन में वही बात है कि जो नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी एस्टेब्लिशमेंट, वो फिर कैसे वो पलटी और नवाज शरीफ जो है वो फिर कटहरे में खड़े हुए। आज मामला दूसरे। आज खान साहब ने तो चूँकि इनके बारे में सबको पता था, इनको इक़्तिदार में लाया गया, तो इक़्तिदार से निकालना कैसे है वो मरहला मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, और खान साहब ने उसी गुस्से में, उसी रद्द-ए-अमल में, उसी रिवेंज में वो रेड लाइन क्रॉस कर दी जो आज उनके गले में फांसी के फंदे की तरह झूल रही है। अगर कोई लोग, अब बाज़ लोग कहते हैं जी कि इमरान खान अकेला कसूरवार थोड़ी है, ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान अकेला कसूरवार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना माड़ी से लड़ी क्यों से। तो खान साहब ने तो अपनी गर्दन खुद पेश की। अब उनके पास दो चॉइसेस थी, एक तरफ इक़्तिदार है, और इक़्तिदार से जब आप उतारे जाते हैं तो फिर आपकी रसवाई आपका मुकद्दर बन सकती है। अगर आप सियासत जानते, सियासत को समझते, तो फिर आप मियाना रवि से काम लेते और अपने लिए कुछ हदूद व क़यूद जो है मुकर्रर करते। बिटवीन दी लाइन रहा जा सकता है। जैसे नवाज शरीफ ने निकाले जाने के बाद वो तमाम हदूद व क़यूद क्रॉस नहीं की जो इमरान खान साहब कर चुके हैं। तो इसीलिए नवाज शरीफ की वापसी है, और इमरान खान साहब जो है वो आज यानी आपके सामने रांदा दरगाह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज केस की समाअत की है ना, उसने वो तमाम चीज़ें सर्वर्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ला खड़ी कर दी हैं, और बताया गया किस तरह जो है वो नवाज शरीफ को टारगेट किया गया। तो पॉइंट ये है कि असल चीज़ नवाज शरीफ को टारगेट करना था, और इसलिए इमरान खान तो चॉइस थे ही नहीं। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ को जब हटाना था तो फिर किसको लेकर आना था। पीपल्स पार्टी जो है वो उनके खिलाफ बहुत सारे मामला पहले ही चल रहे थे, और फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं उनको हॉन्ट करता है। तो ये जो तजर्बा किया गया इमरान खान को लाने का, वो इमरान खान ना होते कोई और होता, कोई किसी को भी देवता बना के पेश किया जाता, तो वो इसी तरह इतना ही पॉपुलर होता, इसी तरह हुकूमत बनाता, और अगर बहुत पॉपुलर नहीं भी होता तब भी इसी तरह का मॉडल होता। सियासत के मैदान में जो बिखरी हुई खबरें हैं उनको इकट्ठा करके पेश करना एक बड़ा मुश्किल काम होता। तो मैं आपको ज़रा
आजकल चूंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसम की बेस पे वो गुफ्तगू पहुंच गई और फलां हो गया और ये हो गया और वो हो गया, उनकी अपनी मालूमात है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स है कि ये लड़ाई कोई जनरल आसम या इमरान खान की है या ये लड़ाई कोई और है। ये कोई भी हो, इस वक्त अगर जनरल आसम अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना होते, कोई और भी आर्मी चीफ होता, तो यही पोजीशन होती जो इस वक्त ली गई है। इदारे की अपनी एक सोच होती है, एक अपनी अप्रोच होती है, एक लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी होती है। उसी पॉलिसी के तहत जो है वो आखिरी उसका जो फेज था वो जनरल बाजवा के दौर में कंप्लीट हुआ। तो इसलिए मैं जनरल बाजवा को ज़्यादा मतऊन करार नहीं देता कि जनरल बाजवा ने कम से कम दो काम किए। एक तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से वो लेकर नहीं आए। अगर वो 2/3 अक्सरियत उनको दे देते तो इमरान खान साहब शायद बहुत ज़्यादा तबाही फैला देते। और फिर उनको रैप अप करने में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भी शायद कोई और होता तो वो ना कर पाता, यानी कि बाजवा साहब निकल जाते तो फिर बाकियों के लिए चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाती। एस्टैब्लिशमेंट तो कर ही लेती, लेकिन जो सियासी जमातों ने 1.5 साल इस वक्त हुकूमत चलाई है शायद ये ना चला पाते, और ये जो डिफ़ॉल्ट करने की बातें और ख्वाहिशें और ये सारी चीज़ें ये पूरी हो चुकी होती। तो इमरान खान साहब का ज़ाहिर मुकद्दर और फेट अब तय है। एक तो वो जो नई जमात बन गई है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसकी लॉन्चिंग हो गई। अब उनके खिलाफ पीटीआई के लोग एक यानी नई मुहाजराई के साथ मैदान में उतरे हैं। तो खास सबको हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है। तो जो उनके इक़्तिदार से निकलने के बाद पहला दुश्मन था वो अमरीका था, दूसरा फिर जनरल बाजवा करार पाए। फिर जनरल बाजवा गए तो वो उन्होंने बल्कि जनरल बाजवा के होते हुए उन्होंने हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कह के टारगेट करना शुरू किया। लेकिन जनरल बाजवा के जाने के बाद या जनरल बाजवा के होते हुए जनरल आसम के साथ भी उन्होंने एक मैच डालने की कोशिश की और बड़ी कोशिश करके वो मैच डालने में कामयाब हो गए। और फिर जब उन्होंने सोचा कि ये मैच वो जीतने वाले हैं तो अचानक उन्हें पता चला कि जिस गेम पर उन्होंने अपने मुखालिफिन को बोल्ड किया वो नो बॉल थी। तो अब गेम उल्टी हो गई है, एक तो नो बॉल का स्कोर हो गया है और दूसरा फ्री हिट मिल गई है। तो जिनको फ्री हिट मिल गई है वो हिट लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान शुरू हो गया है, और यकीनी तौर पर ये इमरान खान की जमात और उनके जो लोग हैं उनका कारनामा है। वो हमेशा इस तरह करते हैं और बड़ी धड़ल्ले से करते हैं, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनकी तोपों का रुख इस वक्त तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब है। अब वो कहते हैं ना, गालियाँ देने वाले और गालियाँ खाने वाले ये दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मतलब अगर आप किसी गली में जा रहे हो, कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं, दो ही काम हो सकते हैं ना, या बचाव का रास्ता इख्तियार करेंगे, भाग जाएंगे, या फिर अटैक कर देंगे। लेकिन अगर कुत्ते आपस में लड़ रहे होंगे तो ना आप बचाव करेंगे ना आप दिफा करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। तो इस वक्त जो है माहौल इंजॉय वाला वो है। यानी ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं कि अल अमान अल हफीज़, यानी वो जो फरूक क्या चौहान, फैज़ हसन चौहान, उन्होंने पिछले दिनों इंकशाफ किया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो कौम को एल्गोरिथम समझा रहे थे। आज हमारे एक जवेद चौधरी साफ़ी है, उन्होंने उड़ता तीर ले लिया। अगर आपका डोमेन नहीं है तो आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको फिर उस चाबी में हाथ मारने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो रसवाई आपके पल्ले पड़ेगी ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चौहान के बाद जवेद चौधरी लोकेशन एक्सपर्ट के तौर पर सामने आए। मतलब ये अजीब लॉजिक है कि अगर नलका और फ्लश चला दिया जाए तो लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। हाँ, ये होता है कि आप क्या हो सकता है, अगर आप आवाज़ चला दें तो आपकी आवाज़, कोई आपको किसी को कॉल कर रहे हो तो शायद उसमें आवाज़ दूसरी मिक्स हो जाए तो लोग आपकी आवाज़ ना पहचाने, ये हो सकता है। या फिर ये जो लोकेशन ट्रेस करने वाला मामला है ये फिल्मों में होता है कि वो जो गौर से सुनते हैं कि पीछे को ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं दूर किसी फैक्ट्री का हॉर्न वो बज रहा है, वो जो हॉर्न टाइप होता है बिगल बजता है। वैसे हमारे मुल्क में हीरो की कमी नहीं है, और एक से बढ़कर एक हीरा, एक हीरे तो हमारे कामरान खान साहब है ना। और कल तक उन्होंने जो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए हुए थे इमरान खान साहब की तारीफ में, और उनसे रिक्वेस्टें करते थे, मेरे कप्तान आपको, आपसे दरख्वास्त है आप ये करें और आप वो करें। अब अचानक उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गुरूर तकब्बर से भरा हुआ आदमी था, ये तो बड़ा मगरूर आदमी था, और ये था और वो था। उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी। वो एक ज़िद्दी आदमी थे, वो अपनी अकड़ में थे, और अल्लाह ताला को किसी चीज़ से अगर नाराज़गी है तो वो अकड़ से है, तकब्बुर से है और गुरूर से है। फिर अच्छा, जो सबसे दिलचस्प काम हुआ है वो ये हुआ कि
इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार की पीटीआई वालों ने, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना काम किया है कि उन्होंने वो पेज जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से फेसबुक पे लॉन्च किया गया है या ट्विटर पे शायद लॉन्च किया गया, उसको उन्होंने एक सुराग निकाल लिया कि ये एक्चुअली किसी और का पेज था और ये ख़रीदा गया है, या इसको पहले कोई जाली नाम से चला रहा था, तो इन्होंने अब उसके ऊपर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का वो लोगो शोगो लगा दिया है। वो किसी महक मलिक नामी खातून का है। अब महक मलिक जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ख़वातीन का नाम महक मलिक होगा, लेकिन जो मारूफ महक मलिक है ना, वो एक डांसर हैं और वो ख्वाजा सराय हैं। जिस तरह अरिमल अली ख़ान है, अरिमल शाह, वो बहुत मारूफ ख्वाजा सराय है, और ख़ान साहब की जो निजी महफ़िलों की वो बड़ी यानी उनके साथ उनकी क्लोज एसोसिएशन है। उनकी भी कई मुबैना तौर पे वीडियोस जो है वो मार्केट में घूम रही हैं, और ख़ान साहब के साथ उनके कोई ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर बात की जाती है। जो सिनफ़ नाजुक का काम है वो सिनफ़ अहन का काम नहीं है। तो ये उनके करने का काम है, और वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। महक मलिक उनका पेज है, और वो चूँकि उनके कोई फॉलोअर्स होंगे, तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा शायद कोई लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे, इसलिए महक मलिक का पेज ख़रीदा है और फिर उसके ऊपर डाला। तो ऐसी बात नहीं थी, ना कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स है ना कुछ ज़्यादा वो है, लेकिन वो पीटीआई वालों ने बैंड बजा दी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कि देखे ये तो महक मलिक का पेज लेके इन्होंने चेंज कर लिया है। वो चंद इतने फॉलोअर तो 2 दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर लगाती तो मिल जाते। तो मेरा ख्याल है कोई पार्टी के अंदर ऐसा बंदा मौजूद है जो महक मलिक बन के उसने पेज बनाया हुआ था, लेकिन वो फॉलोअर्स को पता चल गया कि ये असल महक मलिक नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है। लेकिन पीटीआई वालों को कहते हैं ना, तवा लगाने के लिए कुछ चाहिए, तो फुल अटैक ऑन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। यानी तो यूथिया साफ़ी जो है और यूथिया के जो सोशल मीडिया ही हैं, वो इस वक्त उनकी तोपों का रुख है। तो भाई आपस में लड़ाई हो रही है, मोहल्ले वाले सिर्फ देख ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये ख़ानदान की आपस की लड़ाई है। निकाले जाने वाले और जिनकी जमात से निकले वो आपस में कल को यही कहते थे ना, ये हमारे वो है पीटीआई के फवाद चौधरी, जो कि इंतहा परले दर्जे के बदतमीज़ किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनकी आप देखें किस तरह खुदा ने कुदरत ने उनकी सारी कली खोली है। पहले वो जेल से यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो भागे, उसने उनकी सारी बहादुरी जो है वो सामने रख दी। और कल जिस तरह वो बैठे हुए थे तहरीक इस्तेहकाम के जो पार्टी के इनाग्रेशन में, तो वहाँ भी उनकी जो हालत थी वो बड़ी पतली थी। तो मुझे फिर डॉक्टर अहमद लियाकत मरहूम याद आ गए कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। तो जब लाए जाते हैं तो फिर ऐसे ही होते हैं। तो एक ये बात भी साबित होगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये जितने लोग थे, एक तब माथे पे गोली मार दो, फिल्म का डायलॉग मैंने आपको बताया था, फिल्म का डायलॉग है। इमरान इस्माइल मैंने बताया था फिल्म का डायलॉग मार रहा है। और फवाद चौधरी, ये फ़याद हसन चौहान, ये सब वो थे जो कि अपने मुखालफिन के ऊपर इस तरह पढ़ते थे जैसे 303 की गोलियां बरस रही होती हैं, और लगता था ये बड़े बहादुर आदमी है, बड़े इनकलाबी लीडर हैं। लेकिन ये आपके सामने इनके पूरे अल्लाह ने पर्दे चाक कर दिए, और अब फिर ये अपनों के हाथों से लील हो रहे हैं। जिन लोगों ने इनको सारा आंखों पे बिठाया हुआ था वही इनकी बैंड बजा रहे हैं। हमें किसी को करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कोई तबसरा इस पर ज़्यादा नहीं करते। अली मोहम्मद खान 5वीं बार गिरफ्तार हुए हैं। तो ये अब एक नई ट्विस्ट है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनमें से अभी पार्टी छोड़ने के शायद परवेज़ खटक और असद कैसर, ये 2 लोग हैं, और शाह फरमान, ये 3 लोग हैं जिनके बारे में इतलात है कि वो जो है वो अलग हो चुके हैं। और परवेज़ खटक के बारे में इतलात है कि वो जहांगीर तरीन के साथ जा रहे हैं, और ये जहांगीर तरीन ज़ाहिर पैटर्न चीफ होंगे। वो वैसे तो डिस्क्वालीफाई हैं, ताहयात नहल है। जब तक उनकी नाहली ख़त्म नहीं होती वो ना इलेक्शन लड़ सकेंगे ना कोई और पार्लिमानी काम कर सकेंगे। तो वो पार्टी के पैटर्न चीफ बन सकते हैं, अलीम खान सदर बन सकता है, परवेज़ खटक जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो ज़ाहिर है फवाद चौधरी फिर मुँह लुकाना ही थी ना। फवाद चौधरी के लिए कौन सा हो सकता है कि वो फिर पार्टी के अंदर उसको, इमरान खान ने तो बिल्कुल अपना यानी जो एक सज्जा एक खब्बा होता है उस एक वो रखा हुआ था उन्होंने। तो इतनी अहमियत इनको जितनी इमरान खान ने दी थी उतनी कहीं और मिलेगी नहीं। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इनको सीनियर नायब सदर बना देगी, सेक्रेटरी इतलात बना देगी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना देगी, कुछ वाइस चेयरमैन बना देगी, और क्या हो सकता है। तो और की जब जान लोगे बच्चे की, तो इनकी आपस में हो रही है यानी ठकाठक। और बड़ी खबर जो इसमें आज की है वो ये है कि इस सारी पार्टी की मंजूरी के बाद जिसने फैसला करना है कि आगे की होना है, वो तो ना है नवाज शरीफ।
तो शुरू नवाज शरीफ से और आखिर में नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, इन्हें किड़े पासे जाना। तो जनाब जहांगीर तरीन से पहुंच गए लंदन, वहाँ करेंगे मुलाकात नवाज शरीफ से और मुस्तकबिल की सियासत के खाके खदोखाल तय किए जाएंगे। और ये होता है सियासतदान, ये होती है सियासत के जिस शख्स को यानी एक बार नहीं 2 बार नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और एक मरतबा जहाज में बिठा के मुल्क से बाहर भेज दिया गया, दूसरी मरतबा उनको डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल दिया गया और फिर उनको जेल में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, वहाँ से भी जान बचाई और फिर उसने सब्र तहम्मुल से अपनी सियासत का कमबैक किया। तो एक बार नहीं 2 बार उसने वापसी करके बता दिया कि वो सियासतदान है और लोग यानी उसकी आवाम के अंदर रूट्स हैं। अब कल आज़ाद कश्मीर का रिजल्ट देख लेना, पीपल पार्टी वहाँ जीत गई है। आज़ाद कश्मीर हमेशा पीपल पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा बीच में यानी वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि पीपल पार्टी जब खुडे लेने लग गई 2013 में और उसके बाद फिर वहाँ पे पीपल पार्टी का फॉल आउट हुआ। लेकिन आज़ाद कश्मीर का वोटर अब भी पीपल पार्टी का है और उसने इलेक्शन में साबित किया है और ज़ियाउल कमर जीते हैं आज़ाद कश्मीर से। तो पीपल पार्टी और नून लीग का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-4 हज़ार वोटों का फ़र्क है। तो ये 2 बड़ी जमातें आज़ाद कश्मीर में वोट बैंक रखती है। पीटीआई नज़र कहीं नहीं आई, 3-4 हज़ार वोट। इमरान खान साहब बढ़िया पीला की थी, बड़े मैसेज भेजे। तो ये आज़ाद कश्मीर का जो रिजल्ट है ना, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत पे उसको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एक वो जो जाली सर्वे चलाया जा रहा था 70%, 80%, उसको अगर सामने रखे तो हकीकत खुल जाती है कि इमरान खान की वैल्यू इस वक्त क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपने गिरदुनवा कर लोगों बहुत ख्याल रखें।